वो जैसे ही ऐसा कहता है तभी वो अचानक मेन डोर के पास देखता है, वही जो उसके रूम के डोर के पास ही देखता है, जहाँ पर अभी अपने रॉन्ग और किन दोनों थे। दोनों ही थोड़े-थोड़े अपसेट दिख रहे थे। किन जो रोया था, बहुत ज़्यादा रोया था अपने चाचा के जाने के बाद, वो अपसेट था। एक तरफ हमारे रॉन्ग भी अपसेट थे। वो उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों को देखते ही चुप हो जाता है। पेंग कहता है, हाँ जीशु कहो। हमारा जीशु जो कहने ही वाला था वो रॉन्ग और किन को देखकर कहता है, चाचा किन। अब जैसे ही हमारे जीशु के मुंह से ये निकलता है चाचा और किन, हमारा बेन जो उस ओर देखने लगता है। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं इन लोग जो बाहर बैठे हुए थे। मूड सबका थोड़ा सा अपसेट था। बेन भी हैरान था, आखिर जीशु कहना क्या चाहता था। वो पहले इस बात से परेशान था कि उनके सर ने क्या कह के कहा, क्या खा के कह के गए हैं। मेरी ज़बान कैसी की तैसी। अब उन लोग जो ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए थे, बेन भी थोड़ा सा हैरान परेशान था। जीशु क्या कहना चाहता था, वही उनके सर जो कुछ बोल के गए थे, वो इस मामले में भी थोड़ा सा परेशान था। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारा बेन जो इस वक्त पर वापस हॉस्पिटल आया हुआ था। अब वो जैसे ही हॉस्पिटल आया हुआ था तो वो हॉस्पिटल में जाकर अभी वही सबसे बातचीत करने लगता है। वही वो ऐसी बातचीत कर रहा है कि कैसे अचानक उनकी मौत कैसे हो गई। वो डॉक्टर से सारी जानकारी निकालता है, वही जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे उनसे सब कुछ पूछता है कि क्या हुआ था क्या नहीं। डॉक्टर बताते हैं कि जो जो उनका था सिस्टम वो सब कुछ बताते कि उनका सब कुछ सही था, और पर अचानक मौत कैसे हुई वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। लाइक उनको होश तो आ गया था और बाकी सब भी चीज़ें भी सही थी, फिर उनकी मौत क्यों हुई वो ये बात नहीं समझ पा रहे थे। अब वेन जो चुपचाप इनसे बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद यहाँ से निकलने लगता है। अब वो निकल रहा है, चुपचाप जा रहा है। अब जाते जाते अचानक ही वो किसी नर्स से टकरा जाता है, जो कि एक लेडीज़ नर्स ही है। उनसे टकरा जाता है। वो जैसे ही टकराता है, टकराते ही उस नर्स के हाथ में एक ना बॉक्स रखा हुआ था, जिसे हम आइस रखने वाला बॉक्स कहते हैं, वो रखा हुआ था। अब वो जैसे उनसे टकराता है तो नर्स के हाथ से वो बॉक्स जो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही हम देखते हैं उनके हाथ में एक प्लास्टिक का, लाइक वो जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर प्लास्टिक का कुछ जार जैसे रखा हुआ था, जिसमें एक लिक्विड होती है। और लिक्विड में जैसे वो रखा हुआ है और गिरने के कारण वो जो बॉक्स है वो खुला है। खुलते ही वो डब्बा दिखे हैं हम, और डब्बा देखते ही वो जो लिक्विड में अंदर हल्की सी, लाइक उस लिक्विड के कारण वो जो सामान है वो ना ठीक से दिख नहीं रहा है, पर वो जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑर्गेन हो। अभी वो नर्स जल्दबाजी में उठती है, उस डब्बे को उठाती है, तुरंत उसी बॉक्स में रखती है और आई एम सॉरी कह के जाने लगती है। यहाँ पर टकराया वेन था, पर नर्स आई एम सॉरी कहकर जा रही थी। वेन बस उस डब्बे को देखता है और नर्स का जल्दबाजी में जाते हुए देखता है। वो थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता है, सोचता रहता है कि क्या था, वो आखिर क्यों गई थी जल्दबाजी में, और आखिर उसने माफ़ी क्यों मांगा। वो यही सोचते रहता है, फिर अपना वापस जाने को होता है। अब पता नहीं क्यों विन को क्या होता है कि वो अचानक उस नर्स के पीछे पीछे जाने लगता है। अब वो जैसे ही नर्स के पीछे पीछे जा रहा था, नर्स इधर उधर देख रही थी, और वो जैसे ही पीछे देखती वेन हमारा एक साइड पे छुप जाता है। अब वो नर्स चुपचाप आगे जाने लगती है। अब जाते जाते वो एक वही रूम के अंदर चली जाती है। अब हम उस रूम के अंदर का नज़ारा देखते हैं, और अभी हम वेन को देखते हैं जो उसी रूम के बाहर से वही दरवाजे के पास खड़े होकर वो हल्का सा देख रहा था, जहाँ पर हल्का सा ही डोर एकदम हल्का सा खुला हुआ है, जहाँ पर वो देख रहा है। वो देखता है वो नर्स अंदर गई है और उसे वो ले जाकर रख दी है। अब वो जैसे ही ले जाकर रख दी है, वेन जो ये देखते रहता है। अब वो नर्स जो बाहर निकलती है, अब वो जैसे ही बाहर निकलती है,
बाहर निकलते ही हमारा वेन तुरंत एक जगह पे छुप जाता है। नर्स जो यहाँ से चली जाती है, वेन की समझ में नहीं आता कि ये क्या था। अब वो धीरे-धीरे अंदर जाने लगता है, वो उसी रूम के अंदर चले जाता है। अब जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए थे, बहुत सारे जार रखे हुए थे जिसमें ह्यूमन ऑर्गन्स थे। वेन हैरानी से ये सब देख रहा था कि ये सब क्या है? ये सब क्यों रखे हुए हैं आखिर? वो उन लोगों को हैरानी से देख रहे थे और इस वक़्त पर जो वो डब्बा रख के गई थी, वो तो बिल्कुल ही ताज़ा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ज़िंदी बॉडी से निकाला गया हो, वो ऐसा दिख रहा था। वेन बस हैरानी से ये देख रहा था। अब वो जब हैरानी से देख ही रहा था, तो देखते-देखते वो वहीं पर घूम रहा था, उन्हीं चीज़ों को देख रहा था। अब उसके हाथ में ना एक फ़ाइल लग जाती है, वहीं पर जो रखी हुई थी साइड में ही। वो बस उस फ़ाइल को देखने लगता है। फिर वो देखते-देखते सारी चीज़ों को देखता है। वो फ़ाइल पता नहीं कैसे, पर वो फ़ाइल एकदम सामने में लगी रखी हुई थी। ऐसा भी नहीं कि उस फ़ाइल को किसी दराज में रख दिया जाए या फिर छुपा के रखा जाए। वो फ़ाइल इतनी ओपन थी, वो उस फ़ाइल को देखने लगता है। अब वो जैसे ही फ़ाइल को खोलता है, फ़ाइल को खोलते ही वो देखने लगता है कि कितने सारे लोगों के ऑर्गन्स निकाले गए हैं। वो बहुत सारे पढ़ता है और सभी में साइंस देखता है। सभी में साइन थे हमारे किन्हुआई-चान के, सभी में साइन थे किन्हुआई-चान के। वेन हैरानी से ये देख रहा था, पढ़ रहा था, वो हैरान था कि क्या उनके सर ने ये सब चीज़ किए हैं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? उनके सर जो ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। वो बस ये सब सोचा ही जा रहा था। अब वेन जो ये सब सोचा जा रहा था, वेन ये देखते ही रहता है और देखते-देखते अब वो अंत में यहाँ से निकल जाता है। वो उसी चीज़ को सोचते रहता है, पर हमारे वेन ने ये फ़ाइल अपने साथ ले लिया है। इस वक़्त पर वेन इस हॉस्पिटल से निकल जाता है, जो कि अभी अपने घर को आता है। अब घर को आते ही वो यही सब चीज़ें सोचा जा रहा था। इस वक़्त पर वेन ने इस फ़ाइल के बारे में किसी को नहीं बताया था कि ऐसा-ऐसा है करके। वो किसी को नहीं बताया था। वो बस चुपचाप था, सोच रहा था कि क्या था? ये सब क्या था? ह्यूमन ऑर्गन्स की डीलिंग चल रही थी। नई-नई ताज़ी बॉडी से, ज़िंदा बॉडी से ही ऑर्गन निकाला गया है। वो ये सब सोचा जा रहा था, क्या हो रहा है उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वेन जो चुपचाप बैठा हुआ था, अब हम देखते हैं वेन चुपचाप बैठे-बैठे अब वो अपना जो उसका काम है, वो उन सब काम में लग जाता है। उसके दिमाग में वो सब तो चल ही रहा था, पर फिर भी वो अपना उस काम में लग जाता है। अब काम करते-करते वही वो जीशु को भी ध्यान दे रहा था। होंगलू जो फ़िलहाल अपने स्कूल नहीं जा रही थी, क्योंकि उसने अभी-अभी अपने पापा को खोया है, तो वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। फ़िलहाल उसने स्कूल से अपना छुट्टी लेकर रखा हुआ था। हमारे ये प्रिंस, युआन, वोशे, ये लोग भी इस वक़्त पर अपने घर, जो इन लोग जिस शहर में रहते हैं, उस शहर नहीं गए थे। इन लोग अभी यही थे। गोशियांग भी थी अभी, और ये सभी अभी इनके घर में ही हैं। अभी इन लोग बातचीत करते-करते बातचीत कर रहे हैं और हमारा वेन जो अपना वही जो काम करता है, वो उसी सब काम में लगे रहता है। अब काम करते-करते वो अचानक अपने रॉन्ग के पास जाता है। अब वो जैसे ही रॉन्ग के पास जाता है, तो रॉन्ग के पास जाकर उनसे बातचीत करने लगता है। वही चीज़ों को लेकर बातचीत करता है, वही जो उनका रिस्पॉन्स जैसे कि उन लोग जो भी काम करते हैं, उस सब बारे में बातचीत करने लगता है। अब जैसे कि ये जो है कंपनी, उसमें पहले तो साइन लगता था हमारे किन्हुआई-चान का, पर उनके जाने के बाद साइन लगने लगा हमारे रॉन्ग और हमारे जीशु का। तो वो एक डीलिंग रहती है, जैसे कि हमारे जो इन लोग जो काम कर रहे हैं, तो अभी उनके पास में एक आय रहता है कि हमें ज़रूरत है, वही पैसे का ज़रूरत है, तो उन लोग बताए रहते हैं और उस चीज़ के लिए उन लोग को साइन करना पड़ता है, उसके बाद ही उन लोग पैसे देते हैं।
तो इसलिए पहले हमारा वेन जो यीशु के पास जाकर साइन ले लेता है और उसके बाद वो हमारे रॉन्ग के पास जाता है साइन लेने के लिए। अब रॉन्ग पूछते कि क्या हुआ, वो बताता है कि ऐसी-ऐसी बात है। अब वो हाँ कहते हैं और हाँ कहकर साइन चुपचाप कर देते हैं। अब साइन करने के बाद हमारा वेन जैसे साइन करवा लेता है, उसके बाद अपने रूम में जाकर चुपचाप बैठ जाता है कि वो ये जो फ़ाइल है वो दे देगा कि हाँ इनका अप्रूवल हो गया है, इनको पैसे दिए जा सकते हैं और ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए अब हम देखते हैं वेन जो वही फ़ाइल को बाहर रख देता है और उसी जगह पर वो भी फ़ाइल रखा हुआ था जो कि उसने हॉस्पिटल से लाया था। अभी वो दोनों फ़ाइल को वहीं पर रख देता है और दोनों फ़ाइल को वहीं पर रखने के बाद वो इस वक्त पर अपना वॉशरूम चला जाता है। जब वो वॉशरूम जाता है, वॉशरूम में अपना फ्रेश अप होके वापस आता है। जब वो वापस आता है तो इस वक्त पर शायद उसने गलती से खिड़की खुला ही छोड़ दिया था, जिस वजह जैसे वो फाइलें जो है ऐसे आपस में उलझने लगती है, लाइक जैसे कि वो पन्ने ना ऐसे-ऐसे पलटने लगते हैं। अब जैसे ही पन्ने पलटते जाते हैं, एक तरफ हमारा वेन जो देखता है, जो पन्ने हैं लाइक जो हॉस्पिटल वाला साइन है किनवाई जान का, वो साइन को देखता है और फिर वो इस तरफ देखता है जो कि हमारे रॉन्ग का साइन था। वो जब दोनों साइन को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो अपने सर पर हाथ रख लेता है, वो हैरानी से देखने लगता है। ये साइन करने का तरीका हूबहू एक जैसा था। इस साइन करने के तरीके में कोई चेंजेस नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। वो एकदम एक जैसा ही लग रहा था, हालांकि नाम में चेंजेस था। एक तरफ जहाँ रॉन्ग स्वान था, वही दूसरी तरफ किनवाई जान था। वो हैरानी से इस साइन करने के तरीकों को देख रहा था जो कि हूबहू एक दूसरे से मैच कर रहे थे। वेन जो हैरानी से ये देख रहा था। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं नेक्स्ट डे को, जहाँ पर अपने वेन ने वो फाइल वहाँ दे दिया था जो कि अप्रूवल दिलाना था, तो वो हो गया था। हम यीशु को देखते हैं जो इस वक्त पर यहाँ से बाहर निकला हुआ था, लाइक अपने घर से बाहर निकला हुआ था। इस वक्त पर यीशु जो वैसे ही रोड में चल रहा था, शायद उसे कहीं जाना था या कहीं नहीं जाना था। शायद यीशु खुद नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। वो बस ऐसे ही चल रहा था बीच रोड में। वो चला जा रहा था। अब वो चलते चलते जो चुपचाप बस वो रोड था, खाली रोड था जहाँ पर वो चल ही रहा था। चलते चलते अचानक ही उसके पास से एक बाइक गुजरती है तो वो उसके एकदम करीब से जाती है। यीशु सोचता है कि ये तो ऐसे ही लोग हैं जो चला रहे हैं करके, वो इसलिए वो ध्यान नहीं देता है। उसी वक्त पर उसके दूसरे साइड से भी एक और बाइक निकलती है जो कि उसके बहुत करीब से गई थी। यीशु तब भी ध्यान नहीं देता है। अब अचानक से ही पीछे से एक बाइक आती है जिसके हाथ में एक रॉड था और वो सीधे ही यीशु के सर पर उस रॉड को मार देती है। अब यीशु के सर पर जैसे ही वो रॉड लगती है, यीशु ऑन स्पॉट उसी जगह पर नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिरता है, इस वक्त पर हम देखते हैं यीशु गिर रहा है, उसका सर जो झन्ना सा गया है, कानों में जैसे एक सीटी सी बज रही है, आँखों में आंसू आ चुके हैं और आँखें जो थोड़ी सी धुंधली पड़ रही हैं। वो चुपचाप नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है, उसके लबों पे सिर्फ एक नाम था, वेन। वो इतना ही कहता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सीन कट होता है, हम अपने वेन को देखते हैं जो इस वक्त पर फिर से हॉस्पिटल आया हुआ था। वो हॉस्पिटल के पास ही था, लाइक वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं है पर वो हॉस्पिटल के बाहर है, जहाँ पर वो देखता है कि क्या हो रहा है। अचानक वो देखता है कि उस हॉस्पिटल के पास से कुछ लोग निकल रहे हैं जो कि अभी बहुत बेकार हालत में है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत रोए हुए हैं। लोग की वो आवाज़ सुनता है जो कह रहे थे, कल तक तो ठीक था हमारा बच्चा, कल तक तो वो ठीक था, आज क्यों, आज उसकी मौत हो गई है। ये लोग कुछ कहने को तैयार नहीं है।
हमारे बच्चे का तो चेहरा भी दिखने नहीं मिल रहा हम लोगों को। क्या हो रहा है? क्यों 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 हम उसकी बॉडी को नहीं देख सकते? हम क्या अपने बच्चे को आखिरी बार देख भी नहीं पाएंगे? हमें अपने बच्चे को देखना था। वो जो रो रहे थे, वेन जो हैरानी से ये देख रहा था, वेन समझ जाता है कि हो ना हो उसने जो ऑर्गेन देखा था वो इसी व्यक्ति का होगा। अब वेन जो दूर से ये देखते रहता है, अब वो देखते देखते थोड़ी ही देर में उस हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही वो इधर उधर देखने लगता है और फिर वो ऐसे ही जाते जाते वो अंदर जाने लगता है। अब वो जैसे ही वो अंदर जाता है, वो अंदर जा रहा है और उसी रूम के पास गया है जिस रूम में उन सभी ऑर्गेन्स को रखा गया था, वो उसी रूम में जाता है। अब वो जैसे ही उस रूम में जाता है, रूम के अंदर जाते ही वो अंदर जाकर चुपचाप खड़े होकर देखता रहता है। जो वो सब वैसे के वैसे रखे हुए थे। अभी वो वहाँ पर एक शख्स को खड़ा हुआ देखता है जो इस वक्त पर कॉल पर बात कर रहा था। वो शख्स जो कॉल पर बात कर रहा था कहता है, भूलिए मत, आपको मैंने वादा किया था कि मैं आपको एक 9 साल के बच्चे का हार्ट दूंगा और मैंने ये वादा पूरा किया है, ठीक है? तो मुझे कीमत उतनी ही चाहिए जितनी मैंने आपसे पहले से कह कर रखी हुई थी, पूरे के पूरे 2 करोड़, ठीक है? अभी हमारा बेन जो ये सुनता है उसका ऐसा हो जाता है कि क्या 9 साल का बच्चा, 9 साल के बच्चे का दिल निकाला गया है? वो हैरानी से बस सुन रहा था, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी वो कहता है, तुम इतने गिर चुके हो कि तुमने 9 साल के बच्चे का दिल निकाल दिया? वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और बोल बैठता है। अभी ये शख्स जो कॉल पे बात कर रहा था, अब वो जैसे ही कॉल पे बात कर रहा था, मुड़ के हमारे वेन को देखता है। वेन थोड़ा सा पीछे हटता है और फिर हंसने लगता है। मुझे बस आप पर शक था, पर मेरा शक इतने जल्दी यकीन में बदलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सर, रॉन्ग। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे रॉन्ग स्वान थे। हमारे रॉन्ग स्वान जो अपने फ़ोन को अपने जेब में डालते हैं, अपना हाथ आपस में जोड़ते हैं, घुटने के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं वेनके सिंह, प्लीज़ प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना। मैंने अपने भाई को खो दिया है। मेरे ये सब जानने के कारण तो मैंने अपने भाई को खोया है। मैं इतना अच्छा एम्प्लॉय अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता। नहीं वेनके सिंह, इस बात के बारे में किसी को मत बताना। अगर जिशु को पता चल गया तो वो तो मुझे जायदाद से दखल कर देगा। अगर मेरे बेटे को पता चला तो मेरा बेटा तो मुझे पापा मानने से मना कर देगा। होंगलू का क्या होगा? वेनके सिंह प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। वेनके सिंह प्लीज़, इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अभी रॉन्ग जो ऐसा कहे जा रहे थे, वेन हैरानी से बस ये देख रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो नाटक कर रहे हैं, रो रहे हैं, सच्चाई कह रहे हैं। वेन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी जो वेन चुपचाप ये देख रहा था, अब जो हमारे रॉन्ग थे वो वहीं पर बैठे बैठे ऐसे ही कह जा रहे थे। अचानक से वेन पर पीछे से हमला होता है। वही नर्स जो पीछे से उसके सर पर एक कांच की बोतल फोड़ देती है। वेन जो नीचे गिरता है, अब वो जैसे ही नीचे गिरता है, नीचे गिरते ही कहता है, मैं आपको आपके इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। वो इतना ही कहता है और बेहोश हो जाता है। अब सीन कट होता है, हम एक गार्डन को देखते हैं। अब वो हम गार्डन को देख रहे हैं। गार्डन के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। वो गार्डन से हम धीरे धीरे होके एक छोटे से घर को देखते हैं जो लगभग 1 BHK का ही घर था। वो उसे देखते हैं जो कि बिल्कुल ही खंडर जैसा था। अब हम धीरे धीरे देखते हैं जो उसके अंदर जा रहे हैं। अब अंदर जाते जाते हम सामने में
दो कुर्सी देखते हैं जिस पर दो लोग बंधे हुए थे और दोनों कुर्सी एक दूसरे से पीठ लगकर रखी हुई थी। दोनों ही कुर्सी लकड़ी की थी, वो भी एकदम मजबूत। अभी हम देखते उसमें दोनों बंधे हुए हैं, दो लोग बंधे हुए हैं। दोनों के चेहरे पर ही एक कपड़ा बांध दिया गया था और उस कपड़े को हटाया जाता है। जैसे ही कपड़े को हटाया जाता है, कपड़े के हटते ही वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारे वेनझो एक साथ ही बंधे हुए थे। एक तरफ हम यीशु को देखते हैं जिसके सर के पीछे से हल्का हल्का खून बह ही रहा था। वही हम वेन को देखते हैं जिसके सर पे से खून तो नहीं बह रहा था पर उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है, कभी खुलती हैं कभी बंद होती हैं। उसके सामने कोई खड़ा हुआ था जो कि उन लोग को देख रहा था। वही हमारा यीशु जिसके सर के पीछे से हल्का हल्का गर्दन के पास से खून आ ही रहा था, जो कि उसे महसूस हो रहा था। अब धीरे धीरे यीशु की भी आंखें खुलने लगती है। उसकी आंखें जैसे खुल रही थी, वो भी अभी अपने सामने किसी को देखता है। अब वो जैसे उसे देखता है, देखते ही उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल जाती है। वो उस शख्स को गुस्से से देख रहा था। इस वक्त पर यीशु की आंखों में एक गुस्सा था, एक वो गुस्सा जिसे शायद उसने दबा कर रखा हुआ था। वही हम यीशु जैसे ही यीशु से देख रहा था, वही हम वेन को देखते हैं जो देख रहा था और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक गिर जाएंगे। आखिर आप भी तो एक पिता है ना। वही यीशु जो सामने देख रहा था वो कहता है, तुम मरे नहीं अब तक। अभी यीशु ने जैसे ही कहा था कि तुम मरे नहीं अब तक, अभी इसी वक्त पर दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ सुनी थी। जैसे ये दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं, हल्का सा ऐसे करते हैं और कहते हैं, यीशु क्या ये तुम हो? और इसी वक्त पर हमारा झाऊ भी कहता है, लाविन क्या ये तुम हो? हमारे यीशु के मुंह से लाविन सुनते ही वेन कहता है, लाविन आशु। वो जैसे ऐसे कहता है, हमारा यीशु जो इसकी आंखें थोड़ी सी बंद हो जाती हैं। हमारा जो सामने जो पर्सन था जिसे हमारा यीशु देखकर कहा था तुम मरे नहीं अब तक, वो ताली बजाने लगता है और कहता है, क्या बात है, तुम दोनों में अभी प्यार वैसा ही है, पर तुम यीशु या मैं तुम्हें जाओ यीशु कहूँ? और वेन के सिंह, सुना है तुमने अपनी सारी के सारी जायदाद खो दी, सड़क पर आ चुके हो तुम, और आखिर तुम सेक्रेटरी किसके बने? एक 18 साल के बच्चे के। कैसे? वो भी इसके जाओ यीशु के, है ना? तुम इसके सेक्रेटरी बने, और वो कैसे? मुझे अब भी वो बात याद है जब ये यीशु चिल्लाता हुआ आ रहा था, वेन के सिंह तुम्हारे लिए, नहीं उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, उसे कुछ मत करना। और मैंने जब तुम्हें उठाकर फेंक दिया था उस खाई से, याद है तुम्हें वेन के सिंह? अभी वेन के सिंह जिसके सामने कोई और नहीं बल्कि जिन था। कहीं आप सभी इसे भूल तो नहीं गए? याद तो है ना, जिनवांग। अभी हमारा वेन के सिंह जो उसे घूर कर देख रहा था, अभी जो जिन यहाँ पर खड़ा था, अचानक से उसे एक धक्का मिलता है। धक्का मिलते ही सामने रोंग सोआन आकर खड़े होते हैं और कहते हैं, तुमने इसे उठाकर फेंक दिया था खाई से? कब? ये सब कब हुआ? और वो जैसे ऐसे कहता है, अभी जिन कहता है, बहुत लंबी और पुरानी कहानी है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और ना ही मुझे तुम्हें समझाना है। खैर मुझे बताओ ये सब कैसे और आखिर
इस वेन किसिंग का तो समझ में आता है कि इसे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई थी, पर जिशु यहाँ क्या कर रहा है? अभी अपने रॉन्ग कहते हैं, जिशु यहाँ क्या कर रहा है? तुम भूल रहे हो जिनवांग, ये 19 साल का होने ही वाला है और भैया ने अपने वसीयत में साफ साफ लिखा हुआ है, इसके 19 साल के होते ही सारी जायदाद इसकी हो जाएंगी और अगर उससे पहले मैं इसकी जान ले लूँ ना, तो हो सकता है कि वो जायदाद मेरी हो जाए। और वैसे भी रही बात होंगलू की, तो उसे तो मैं अपने इशारे में नचा ही सकता हूँ और अगर सारी जायदाद मेरी हो गई तो फिर सारी की सारी जायदाद मेरी, साथ ही मैं अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर पाऊँगा और सब कुछ मेरे पिता और मेरा होगा। अभी जिन कहता है, ओह रियली, तो तुमने इसलिए इसे किडनैप करवाया है? अभी अपना रॉन्ग कहते हैं, किडनैप? मैंने तो इसे कितने बार मरवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने इसके पीछे 4 गुंडे भी भेजे थे, पर उन 4 गुंडों का तो पता नहीं कि उन लोग कहाँ जाके मर गए हैं। उल्टा ये सही सलामत घर में वापस आ गया। जब मैंने इसे घर में सही सलामत देखा ना, तो मन तो कर रहा था कि मैं इसे उसी वक्त पर काट कर फेंक दूँ, पर क्या करता, इसके सामने तो मैं इसका अच्छा चाचा था ना, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। इसलिए मैं चुप रहा और मैंने सब कुछ तमाशा सहा। इसका तमाशा, ये न्यू ईयर का तमाशा और उसके बातचीत करने का तमाशा, हर एक तमाशा सहता गया। और फिर अंत में मैंने देखा, मुझे पता चला कि मेरे भैया को होश आ गया है और जैसे ही उन्हें होश आया, मैंने, अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है कि हमारे रॉन्ग को जैसे ही हमारे किन भाईजान को होश आया था, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि उन्हें वेन किसिंग से बात करना है। पर इसी वक्त पर जो नर्स है, जो अपने रॉन्ग स्वान से मिली हुई है, उसे पता चल गया था कि उन्हें होश आ गया है। अब होश आने के कारण वो उसे बता देती है कि उन्हें होश आ गया। अब जैसे होश आया तो रॉन्ग कहते कि उनके वही जो उन्हें ड्रिप चढ़ी हुई ना, उसमें एक दवाई मिक्स करने बोला जाता है, जिससे उनकी मौत थोड़ी टाइम में हो जाए, लाइक थोड़ी देर से उनकी मौत हो जाए। और वो दवाई ऐसी मिक्स करवाते हैं जिससे वो मिक्स तो हो जाएंगी, बॉडी के अंदर चली जाएंगी, जिस वजह से मौत भी हो जाएंगी, पर पता नहीं चलेगा कि क्या कोई दवाई मिक्स की गई थी। वो ऐसे ही करवाए थे, जिस वजह से हमारे किन भाईजान की मौत हो गई थी। अभी अपना जो रॉन्ग ऐसा ही कहता है। अब अपना जो जिन है वो कहता है, ओह ऐसा है, बड़े कमीने इंसान हो। मैंने तो बस एक ऐसे इंसान को मारा था जिससे मैं पा नहीं पा रहा था, पर तुम तो इतने घटिया हो रॉन्ग कि तुमने अपने ही भाई को मार डाला। रॉन्ग इस वक्त पर हंसने लगता है और कहता है, बाप भरा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरी लाइफ में सिवाय पैसे के और कुछ नहीं है। मुझे पैसे चाहिए, जो कि मुझे ये लोगों की छोटी छोटी मदद करके, किसी को बिजनेस खोलना है, मैं पैसे की मदद करूँगा? नहीं नहीं, मैं मदद नहीं करूँगा, मेरे भैया करते थे। इस जगह के सबसे अच्छे बिजनेसमैन, जो लोगों को पैसे देकर मदद करते थे उनके बिजनेस खोलने के लिए, वो हर एक बिजनेस के लिए मदद करते थे, पर कभी भी उन्होंने सोचा ही नहीं कि उन्हें ज़्यादा कमाना है। उनकी इस कारण तो कभी भी ज़्यादा कमाई होती ही नहीं थी। और फिर उन्होंने ये हॉस्पिटल खोल डाला और हॉस्पिटल खोलने के बाद जैसे ही यहाँ पर मरीज आते गए, कुछ मरते, कुछ बच जाते। हॉस्पिटल पर तो कोई केस ही नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि इस हॉस्पिटल को जो पैसे दे रहे थे ना, वो मेरे ही भैया थे, उनकी बदौलत ही चल रही थी। तो मैंने ना दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं, जो लोग मर जाते हैं या जो लोग ये रहते हैं जिनकी संभावना होती है कि उन लोग मर सकते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो क्यों ना मैं उनके ऑर्गन्स निकालूं, उन्हें बेच दूं। घर वालों को क्या पता चलेगा, पैसे भी यहाँ तो
ज़्यादा अच्छे लोग आते ही नहीं थे, मतलब कि जो कि ज़्यादा हैसियत वाले लोग, उन लोग नहीं आते थे। जिनकी पहुँच ज़्यादा लंबी हो वो लोग नहीं आते थे। और इससे मेरा फ़ायदा ये होता कि मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते और मैंने ये काम शुरू कर दिया। और पर ये काम अच्छा खासा चल रहा था यार। पर एक दिन भैया ने देख लिया, भैया को सब कुछ पता चल गया। जब भैया को सब कुछ पता चला, मैंने भैया को समझाने की कोशिश की, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, भैया सब ठीक से चलेगा, हम पैसे अच्छे कमाएंगे। पर भैया मुझसे बहस करने लगे। मैं भैया को मनाता गया, पर भैया मानने को तैयार ही नहीं थे। भैया कहने लगे क्यों मुझे सीधे जेल के अंदर कर देंगे। और मैं क्या करता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसी वक्त पर उनके सर पर बहुत ज़ोर से मारा। उनके सर से धीरे धीरे खून बहने लगा। वो खून रुक ही नहीं रहा था। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए बहुत डर गया था, पर मेरे दिमाग में ये ऑर्गन्स बेच के पैसे कमाने का जुनून जो सवार हुआ था ना, वो उतर ही नहीं रहा था। मुझे तो सिर्फ पैसे नज़र आ रहे थे। और फिर मैंने देखा कि मैंने भैया को हॉस्पिटल में भर्ती तो कर दिया है, पर भैया कोमा में जा चुके हैं। अब तुम्हें पता है, भैया के कोमा में जाने के बाद मुझे अचानक से कुछ टाइम के बाद कॉल आया ऑफिस से कि जीसू के हाथ में वो फाइल लग गई है। वो फाइल जिसे मैं सबसे छुपाना चाहता था। पर मुझे पता चला कि जैसे वो लेके निकल रहा था, तो अब मैं हैरान हो गया कि कहीं जीसू को सब कुछ समझ में आ गया तो मैं क्या करूँगा। पहले ही भैया हॉस्पिटल में कोमा में नाच रहे थे, एक तरफ अगर जीसू को भी समझ में आ गया तो मैं तो गया था ना। जीसू तो मुझे अंदर करवा देता। और इस डर से मैंने उसके पीछे कुछ गुंडे भेज दिए, सिर्फ 4। लगता है मुझसे गलती हो गई, क्योंकि वो 4 तो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कहाँ चले गए। बस मुझे लास्ट कॉल उनकी इतनी ही याद है कि उन्होंने कहा था कि वो तो मारे तो नहीं है पर मारने वाले हैं। पर उसके बाद मैंने देखा कि जीसू एकदम सही सलामत घर आ गया है। अभी वो जीसू के पास जाकर खड़े होते और कहते, जीसू उस दिन जब तुम घर आए थे तो तुम्हारी बॉडी में एक भी चोट के निशान क्यों नहीं थे? जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने तो शायद तुम्हें मारा भी था, पर फिर भी तुम इतने फिट क्यों लग रहे थे? अभी जीसू जो गुस्से से हमारे रॉन्ग को देख रहा था, वो रॉन्ग को देखते देखते ही कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? अभी हमारा जो रॉन्ग है वो कहता है, किससे बात कर रहा हूँ? तुमसे। जाओ जीसू, मेरे बड़े भाई का बेटा, जाओ जीसू, जो अभी 19 साल का होने वाला है। पर तुम्हें पता है उससे पहले मुझे तुम्हें मारना है ताकि सारी जायदाद मेरी हो जाए। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी जिन आता है सामने और कहता है, तुम्हें इसे मारना हो मारो, जो करना हो करो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जीसू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं तो इस वेन केसिंग से बात करना चाहता हूँ। अभी अपना जो जिन है वेन केसिंग के पास चला जाता है, उसके चेहरे पर अपना हाथ फिराने लगता है, धीरे धीरे टच करने लगता है। वेन केसिंग अपना चेहरा इधर उधर झटकता है और कहता है, जिन दूर रहो मुझसे। अभी जिन कहते हैं, अरे वेन केसिंग, क्या है ना, मैं तुम्हें तब ठीक से टच नहीं कर पाया था, पर अभी मौका अच्छा है, अपनी बरसों पुरानी प्यास तो अभी मैं बुझा ही सकता हूँ। वो ऐसे ही कहता है और अपने वेन के लिप्स को टच करने लगता है अपने थंब के जरिए। वेन जो अपना फेस इधर उधर करने लगता है, पर जिन छोड़ ही नहीं रहा था। इसी वक्त पर अपना जीसू चलाता है, दूर रहो वेन केसिंग से। अभी अपना जिन कहता है, अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम तो वैसे भी जीसू हो, है ना? जाओ जीसू तो नहीं। अभी अपना जो जीसू है वो कहता है, मैं जाओ जीसू ही हूँ,
मैं झाऊ जीशू, मैं कोई जीशू नहीं हूँ, मैं झाऊ जीशू हूँ। अभी अपना पेन जो ये सुनता है कहता है, जीशू क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या कह रहे हो। अभी अपना पेन के ऐसा कहते ही जीशू कहता है, लावेन अब तो मुझे पहचान लो, अब तो मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा आशु हूँ लावेन, मैं तुम्हारा आशु हूँ, अब तो मुझे पहचानो। ये वक्त आ गया है लावेन कि तुम मुझे पहचान लो। वेन जो ये आवाज़ सुनता है, ये बात सुनता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कहता है, आशु ये तुम, पर ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच नहीं हो सकता। हमारा जिन पेन के कान के नीचे जोरदार बजाता है, जिससे उसका चेहरा एकदम झन्ना आ जाता है। हमारे पेन के कान के नीचे जैसे ही बजा था, आवाज़ बहुत तेज गूंजी थी। रोंग जो हैरानी से देखने लगता है, कहते ये क्या तमाशा हो रहा है। अभी जिन कहता है, तमाशा हो रहा है, ये यहाँ का तमाशा देख ले पहले। तुझे इतनी देर में ये समझ में नहीं आया कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये वेन के सिंह, इसे क्या लगता है ये आशु आशु करता रहेगा और मैं शांति से देखता रहूँगा। इसे पाने के चक्कर में हवा में मैंने मार खाई थी। मुझे आज तक के समझ में नहीं आया है कि मुझे आखिर किसने मारा, किसने। मैंने तो देखा भी नहीं कि आखिर मुझे मारा किसने है। मैं इसे पाना चाहता था और मुझे हवा में मार खाना पड़ा। पूरे 4 साल उस जेल में सड़ा हूँ मैं, तड़पा हूँ मैं निकलने के लिए। और अंत में मैं उस जेल से निकल भी गया। और निकलने के बाद मेरी मुलाकात हुई तुमसे मुलाकात होने के बाद ये सब के बारे में मुझे पता चला। और अच्छा बिजनेस क्या होता है, पैसा किससे कमाया जा सकता है, ये मुझे तुमसे पता चला। तो वैसे भी मैंने अपना बिजनेस तो पहले ही खो दिया था, क्योंकि मेरे जेल जाने के कारण तो कुछ बचा ही नहीं। पर पैसा कमाना तो मुझे था, जिस वजह से मैं तुम्हारे पास रहा और मुझे ये पैसा कमाने का अच्छा तरीका मिला। खैर ये सब काम छोड़ो। और इसकी वजह से मैंने ना हवा में बहुत मार खाई है, तो एक चाहता तो ज़रूर था। और रही बात इस झाओ जीशू की, झाओ जीशू तुम्हें भी एक क्यों ना, अभी वो जैसे ही अपना हाथ थोड़ा सा ऐसे रफ करने लगता है कि बजा ही देता हूँ, जैसे वो ऐसे करता है तुरंत पेन चलाता है। आशु से दूर रहना जिन तुम। अभी जैसे वो ऐसे कहता है, अपना जिन कहता है, अरे रे आशु की बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें। अभी अपना पेन जो उसके जैसे ही फेस पे लगा था, उसके होठों से थोड़ा खून आता है, खून को थूकता है और कहता है, मुझे आशु की चिंता नहीं है, मुझे तो चिंता इस बात की है कि अगर तुमने गलती से भी मेरे हाथ खोल दिए तो मैं तुम्हारा हालत क्या करूँगा। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ। और वो इतना ही कहता है, तभी अचानक से हम देखते हैं थोड़ी ही देर में हमारे बेन और जीसू एक साथ उस कुर्सी से उठ जाते हैं। और वो जैसे ही कुर्सी से उठते, दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है करके। अब जैसे ही दोनों के दोनों उठते थे, दोनों एक साथ में ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के सीधे ही एक मुक्का हमारा पेन जो जिन के फेस पर मारता है, वही दूसरा मुक्का हमारा जीशू जो रॉन्ग के फेस पर मारता है। अब जैसे ही दोनों दूर जाकर गिरते हैं, जैसे ही दूर जाकर गिरते ही अभी अपना रॉन्ग उठ के बैठता है, खांसता है और कहता है, लगा था मुझे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अच्छा है मैंने पहले से ही सब कुछ इंतज़ाम कर दिया था। वो ऐसा ही कहता है और इस वक्त पर सीटी बजाता है। सीटी बजाते ही उसी जो उन लोग जिस जगह पर बंधे हुए थे, उसी जगह से
धीरे धीरे कुछ लोग बाहर आने लगते हैं। लगभग 20 लोग बाहर आ गए थे। अब इनके बाहर आते ही रॉन्ग कहते हैं, समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारा बॉस मैं हूँ, तो तूत परो इन पर। वो इतना ही कहते हैं और जाकर एक साइड में सीधे चुपचाप बैठ जाते हैं और जिनसे कहते हैं कंपनी एंजॉय करना चाहोगे या तुम्हें भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। जिन अपना कपड़ा वपड़ा झाड़ता है रॉन्ग के बगल में जाके बैठ जाता है और बोलता है अब इतनी मेहनत करने के लिए तो ये 20 लोग हैं, मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत। वो उतना ही कहता है और जाकर चुपचाप अपने रॉन्ग के साथ बैठ जाता है। अब वो जैसे ही रॉन्ग के साथ जाकर बैठता है, यहाँ हम देखते जितने भी ये 20 गुंडे थे ये सीधे अपने वेन और छऊ के पास आ जाते हैं, उन पर हमला करने लगते हैं। सबसे पहला हमला एक शख्स आता है और वो सीधे ही अपने पेन को पंच करता है। पेन थोड़ा सा दूर हटता है, लाइक दूर गिरता है। अब जैसे ही दूर गिरा है वो थोड़ा सीधा होता है, अपने फेस को सीधा करता है, थोड़ा सा अच्छे से सीधा करता है और फिर अपने गर्दन की हड्डी बजाता है, अपने शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करता है और फिर कहता है मैं कभी अपने आशों के लिए लड़ नहीं पाया, पर मैं हर उन लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ जिनकी जान तुमने ली थी। सर रॉन्ग, तुम्हें तो सर कहने में भी शर्म महसूस हो रही है मुझे, बेहुदा रॉन्ग स्वान। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही उन लोगों को मारने लगता है। इधर जीसू पर भी हमला होता है। वो शख्स जीसू को लात मारने वाला था, उसी वक्त पर जीसू अपना टर्न होता है, जैसे उस पर लात लगने वाली थी वो तुरंत दूसरी ओर होता है, उस शख्स का लात सीधे जाकर दूसरे शख्स को लग जाता है। जीसू अपने एक हाथ लेता है, अपनी एक हाथ से उस शख्स को एक जोरदार लाइक उसका जो एल्बोस होता है उससे मारता है। अब वो सामने वाले की तरफ जाता है, सामने से एक और शख्स आ रहा था उसकी ओर जाता है, उस पर अपना घुटना से दौड़ते दौड़ते उसके ऊपर घुटना मारता है, उसे नीचे रखता है। उसे नीचे करते करते उसी वक्त पर दो जो सामने आ रहे थे दोनों के गर्दन को पकड़ लेता है और गर्दन में सीधे जो गर्दन का बीचों बीच जो नली होता है उस पर सीधे वो 2 उंगली घुसेड़ देता है। दोनों के ही गर्दन में एक साथ 2 उंगली घुसेड़ता है और इस वक्त पर ऑन स्पॉट दोनों की मौत एक साथ होती है। नीचे जो इंसान अधमरा हो गया था। इन लोग धीरे धीरे फाइटिंग होती जाती है और धीरे धीरे इन लोग इस वक्त पर इन 20 को पीट चुके थे। सारे 20 लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब इन लोग जैसे ही लोगों को पीट रहे थे रॉन्ग कहते हैं अरे इतने कमज़ोर लोगों को मैं ले आया था क्या, बहुत कमज़ोर थे, इतनी जल्दी इन लोग हार गए, पैसे बर्बाद हो गए यार मेरे, इतने टाइम तक इन लोगों को पालने का क्या फ़ायदा हुआ मेरा। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर देखने लगते हैं। अब वो उठते हैं, अपने शर्ट के 2 बटन खोलते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं और फिर कहते हैं तो क्या कर सकता हूँ अब मैदान में तो मुझे ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना यीशु, तुम्हें तो मैं जान से ही मारना चाहता हूँ। रही बात तुम्हारी वेन के सिंह, सुने पे सुहागा, तुम्हें भी मार दूंगा तो मेरा राज तो कहीं नहीं जाने वाला। वो ऐसे ही कहते हैं और इस वक्त पर वो सीधे ही जाकर हमारे वेन के सिंह को एक फ्लाइंग किक देते हैं। जैसे वो फ्लाइंग किक देने वाले थे उसी वक्त पर हमारा यीशु जो उनके पैर को पकड़ लेता है और पकड़ के गोल घुमा के एक तरफ फेंकता है। जैसे वो एक तरफ जाते हैं उन्हें चोट लगती है, रॉन्ग को चोट लगती है और कहते हैं गलती हो गई, लगता है पहले तुम्हें मारना पड़ेगा। यीशु मेरे प्यारे भतीजे, वो ऐसे ही कहते और उसके फिर से मारने आते हैं। वो जैसे ही मारने आते हैं तो वो मारने जा रहे हैं, इस वक्त पर
दोनों हमारे बहन और यीशु एक साथ लड़ाई के मोड़ पे आते हैं और वो उनको मारने ही जाने वाले थे। उसी वक्त पर हमारा जो जिन है वो हमारे बहन को खींच लेता है और कहता है, चाचा भतीजा को अकेले लड़ने दो, तुम मुझसे लड़ लो। बहन कहते हैं वो ऐसे ही कहता है और इस वक्त पर वो उससे फाइटिंग करने लगता है। इधर हम देखते हैं रॉन्ग और यीशु की फाइटिंग चालू हो गई थी और इधर हमारे बहन और जिन की फाइटिंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ यीशु जो बस रॉन्ग को मारा ही जा रहा था। रॉन्ग भी अच्छा डिफेंस कर रहे थे और वो भी बदले में मार रहे थे। उन्हें बस यीशु को मार डालना था ताकि वो उस जायदाद को पा पाए और यीशु इसलिए मार रहा था क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। उसने देखा था कि कैसे उसने कितनों की जान ली है, पर वो बिना किसी सबूत के कुछ कर नहीं सकता था। पर अब सबूत था। अब वो सबूत कौन सा है ये सभी तो आप लोग ज़रूर जानते हैं। अब हमारा यीशु जो कि उसे मार रहा था, हमारा यीशु सबसे पहले हमारे जो रॉन्ग है उसके एक हाथ को पकड़ता है, उसके सीने के बीचों बीच जोरदार मुक्का मारता है और कहता है, लोगों के ऑर्गेनिक निकाल कर पैसे कमाने में बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें, है ना? तो तुम्हें मैं बताता हूँ कि जब ऑर्गन्स निकलते हैं तो कैसा महसूस होता है। वो ऐसे ही कहता है और इस वक्त पर सीधे ही रॉन्ग के पेट पर एक जोरदार मुक्का मार कर सीधे अपना हाथ अंदर करता है। जैसे ही हाथ अंदर करता है पेट पे से वो अतरी बाहर निकालता है। सीधे ही हमारे यीशु ने पेट पर हाथ जो डाला था, अचानक ही वो पेट ऐसे लगा जैसे एक धारेदार, जैसे हमारे यीशु का जो हाथ था ना वो नाखून, सिर्फ नाखून नहीं, कोई चाकू एक बार में सीधे अंदर और अंदर के आंतरे बाहर। वो आंतरे जो उसके हाथ में थे, रॉन्ग जो ये देखते हैं वो देखते रह जाते हैं। वो एकदम हैरानी से ये नज़ारा देख रहे थे। इधर जिन और बेन की जो लड़ाई हो रही थी, जिन जो इतनी देर से बेन से लड़ रहा था प्लस उसे उसके साथ फ्लर्टिंग भी कर रहा था, वो ये नज़ारा देखता है तो वो सीधे बेन को छोड़ देता है और ये देखने लगता है। रॉन्ग जिनकी हालत ख़राब हो गई थी। यीशु कहता है, क्यों ऑर्गेन्स चाहिए थे ना तुम्हें, ऑर्गेन्स बेचना है ना? वो ऐसे ही कहता है और अब वो सीधे ही रॉन्ग के यही जो किडनी साइड है वो उस साइड जाता है, उस साइड अपना हाथ डालता है, वहाँ से एक किडनी बाहर निकालता है और बाहर निकाल के बोलता है, तो कहो तुम्हारे ऑर्गन्स का कितना मिलेगा? वो ऐसे ही कहता है और उसका जो वो निकाला था किडनी उसको ऐसे ज़ोर से दबा देता है और जैसे ही दबाता है रॉन्ग जो ये देखते रह जाते, धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो जाती है और वो ऑन स्पॉट उसी जगह पर अपना दम तोड़ देते हैं। अब वो जैसे ही दम तोड़ते हैं यीशु गुस्से से अभी जिन की ओर देखने लगता है। वो उसे रॉन्ग को वहीं पर छोड़ देता है और गुस्से से जिन की ओर देखने लगता है। अब वो जैसे ही जिन की ओर देखता है जिन डरने लगता है, जिन धीरे धीरे पीछे की ओर होने लगता है और कहता है, नहीं मुझसे दूर रहना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझसे दूर रहना। यीशु कहता है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तुमने? किसका साथ दे रहे थे तुम? किसका साथ दे रहे थे? ऑर्गन्स निकाल के पैसे कमाने थे ना तुम्हें? तुम्हें भी पैसे कमाने में मदद करूँ मैं? इन्हें तो इनकी गलती की सज़ा मैंने दे दी। अब रही बात तुम्हारी, जिन राजकुमार जिन कहूँ या जिनवांग कहूँ तुम्हें मैं? हाँ, अभी हमारा यीशु हूबहू जिन की जैसी बातें कर रहा था। जिन कहता है, ना जिन, ना जिनवांग, ना राजकुमार जिन, मैं कुछ भी नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से, मैं मरना नहीं चाहता। अभी अपना जिन जो धीरे धीरे पीछे हो रहा था, हमारा बेन उसे रोक लेता है। अब वो जैसे ही रोकता है जिन कहता है, छोड़ो मुझे, जाने दो। बेन कहता है, क्यों जाने दो तुम्हें? जेल से बाहर निकल गए तुम? ओह, वैसे मैं भूल गया, तुम तो
इतने आसानी से बाहर नहीं निकलने वाले थे। तुमने किडनैपिंग की थी मेरी और मुझे मारने की भी कोशिश की थी, तो तुम 4 साल में कैसे बाहर निकल गए? इसका मतलब तुम, वो इतना ही कहता है। तभी अचानक से ही हमारा जिन जो है वो अचानक से सामने रोंग को देखने लगता है। रोंग जो वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसकी हालत जैसे ख़राब दिख रही थी। हमारा जिन उसे देखता है, घबराने लगता है। हमारा वेन कहता है, तुम भागे हो, है ना? और तुम्हें भागने में मदद तो कितने की होंगे आखिर? खैर, पैसा खाने वाले लोग बहुत होते हैं, पर तुम अब की बार जेल नहीं जाओगे जिन। अब तुम सीधे जेल से भी अच्छी जगह जाओगे। वो ऐसे ही कहता है और वो सीधे जिन को सामने धकेल देता है। जिन सीधे हमारे यीशु के हाथ जाकर लगता है। जैसे वो यीशु के हाथ जाकर लगता है, यीशु तुरंत ही जिन के पेट पर अपना हाथ डालने वाला था। अब जैसे वो हाथ डालने वाला था, अचानक से वो जो घर था एक अलग ही रोशनी से चमकने लगता है। अब वो जैसे ही एक अलग ही रोशनी से चमक रहा था, तो उस रोशनी में से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ जाओ यीशु, ये क्या कर रहे हो तुम? जैसे ही आवाज़ आती है, यीशु रुक जाता है, जिन को छोड़ देता है। जिन हैरान हो जाता है कि ये क्या था, उसने क्या सुना, ये कैसी आवाज़ आई थी? वो तो इस आवाज़ को नहीं जानता, ना ही उसने कभी सुना है, और यीशु ने उसे क्यों छोड़ दिया? अभी आवाज़ जैसे आई थी, अचानक से हम देखते हैं एक वहाँ पर ना एक छोटा सा, लगभग एक सूरज के आकार का, जो छोटा सा सूरज होता है उसके आकार का एक गोला था, जो कि हल्का हल्का टिमटिमा रहा था, हल्का हल्का जल रहा था, और उस पे से आवाज़ निकल रही थी जो कहते हैं, ये क्या कर रहे हो यीशु तुम? मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था ताकि तुम लोगों की जान लो। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि तुम सब कुछ ठीक कर दो और उस यीशु को तुम एक बेहतर लाइफ दे पाओ। पर यीशु की मौत हो चुकी है और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इनकी जान लो। वो ऐसा ही कहते हैं और अभी हम देखते हैं कि रोंग, जिनके अंदर से पूरा जो आंतड़े निकल चुके थे, जो किडनी निकल चुका था, वो अचानक उसकी बॉडी जो पूरी फिलअप हो जाती है, मतलब एकदम सही सलामत। और रोंग इस वक्त पर उठ के बैठ जाते हैं। और ये मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों आप सभी को कि ये मैजिकल है, तो मैजिकल में मैं मुंह उठा के कुछ भी डाल सकती हूँ। सॉरी, माफ़ करना क्या बोल रही हूँ, पर मैजिकल है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप सभी। अब हम देखते हैं उसकी बॉडी जो पूरी अच्छी हो जाती है, वो उठ के बैठ जाता है और वो भी ये बातें सुन रहा था। जो गोला था वो कहता है, वक्त आ चुका है यीशु, सब कुछ ठीक करो, इन्हें इनकी सही जगह पर भेज दो और तुम्हें वापस आना होगा, ठीक है? वो ऐसा ही कहता है और धीरे धीरे वो गोला जो ऊपर जाने लगता है। अभी वो जैसे ही ऊपर जाता है, इन लोग देख रहे थे, तभी अचानक ही हम देखते हैं पुलिस की सायरन बजने लगती है। और मैं ये आप लोगों को बता दूं कि पुलिस ऐसे आई है कि जो गोला आया था ना, इसने ही इन्फॉर्म किया है, अपने जादू के ज़रिए इस जगह का एड्रेस दिया है और उन्हें इन्फॉर्म किया है कि इस जगह पर आना है कि किडनैपिंग हुई है करके। उनने वो ये की है, जिस वजह से उन लोग, अभी पुलिस वाले लोग आ गए। अभी सायरन बजने लगती है, जैसे ही सायरन बजती है पुलिस वाले लोग अंदर आते हैं और अंदर आते ही ये पुलिस वाले लोग, जो कि सीधे ही रोंग को और जिन को पकड़ लेते हैं। वो पुलिस वाला जिन को पकड़ता और कहता है, बहुत टाइम से तुम्हारी तलाश कर रहा था मैं, तुम्हें बहुत शौक है ना जेल से भागने का। अब तुम्हें मैं ऐसे जगह पर रखूँगा ना, ऐसे लॉकअप पर रखूँगा कि तुम कभी निकल भी नहीं पाओगे, तुम्हें सूरज भी देखने नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही कहता है और फिर वो रोंग को भी ले जाने लगता है। यहाँ यीशु और वेन जो ऐसे ही खड़े थे,
उन लोग को जाते हुए देख रहे थे। वेन धीरे धीरे यीशु के पास जाता है, उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। यीशु जो वेन को देख रहा था, अभी यीशु वेन के गाल पर हाथ रखता है और कहता है, लावेन। जैसे ही हमारा यीशु वेन के गालों पर हाथ रखता है और कहता है, लावेन, वेन हमारे यीशु का हाथ अपने चेहरे से झटक देता है और कहता है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मैंने कितना इंतज़ार किया था आशु तुम्हारा, कितना इंतज़ार किया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम मुझसे छुपाते रहे। अभी अपना यीशु हमारे बहन के करीब आने लगता है और कहता है, लावेन मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो। बहन दूर हटता है और कहता है, दूर रहो मुझसे, क्यों आ रहे हो मेरे पास। तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं तड़पता रहा, मैं रोता रहा। मुझे लगता रहा कि तुम मेरे आंसू हो, मेरे आंसू। पर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं एक 18 साल का लड़का मेरा आंसू नहीं हो सकता, पर तुम तो मेरे ही आंसू थे। ये सब क्या था ये सब क्यों। अभी हमारा पेन जो यीशु के कॉलर को पकड़ लेता है, उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, क्यों आंसू, क्यों किया तुमने ऐसा। क्या तुम मेरी तरफ देख सकते थे। तुम्हें नहीं समझ में आया कि मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ आशु, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैंने इतना इंतजार किया, मैंने सब कुछ किया। मैं तड़पता रहा। तुम्हें देखकर, तुम्हारे चेहरे को देखकर मैंने जो कुछ भी फील किया ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। वो दर्द मैंने महसूस किया है आशु, मैंने महसूस किया है। तुम इतने समय तक मेरे सामने रहकर भी मेरे सामने नहीं आए। तुमने प्यार से मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा, मुझे बताया भी नहीं कि तुम ही हो आशु, तुम ही मेरे आशु हो। क्यों नहीं कहा तुमने। अभी यीशु हमारे बहन के गालों को प्यार से होल्ड करता और कहता है, लावेन बात सुन मेरी, वो वक्त सही नहीं था कि मैं तुम्हें बताता कि मैं तुम्हारा ही आशु हूँ। लावेन मेरी बात सुन लो। यीशु ने बहन के फोरहेड पर अपना फोन रख दिया था और वो धीरे धीरे रफ कर रहा था। वेन की आंखें बंद हो चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वहीं यीशु की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहता है, लावेन माफ़ कर दो मुझे, मैं तुम्हें बताना चाहता था। मैं उसी दिन तुम्हें बता देता जिस दिन मैंने तुम्हें लावेन कहा था, पर वो वक्त सही नहीं था आशु, वो वक्त सही नहीं था लावेन। तुम्हारे आशु का तुम्हें बताना कि वो तुम्हारा ही आशु है, वो वक्त सही नहीं था और मैं नहीं बता पाया लावेन। आई एम सॉरी। वेन जो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो अपने सर को हल्का हल्का रगड़ रहा था और कहता है, आखिर क्यों, आखिर क्यों 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 तुमने मुझे इतना थकाया, क्यों आखिर। अभी अपने वेन जो ऐसे ही रोया ही जा रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये रोना धोना वाला पार्ट आप सभी को पसंद आया हो, जो कि मेरी स्पेशलिटी है, लोगों को रुलाए बिना तुम्हें मालूम नहीं। फिलहाल के लिए मैं अभी चलती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आप सभी के लिए इसका लास्ट पार्ट करने की कोशिश करूँगी, और ना कर पाई तो प्लीज़ एक और पार्ट के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, जय बेंस छाओ।